हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है मेजर कोचिंग क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम बात करेंगे हमारे प्रैक्टिस सेट संख्या 21 की। चलेगा, हम अपने बात करते हैं जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का। चलो, हमारा पहला सवाल कहता है कौन सा उपनाम गलत है। कौन सा उपनाम गलत है। सत्य तो 3 है लेकिन एक क्या है, गलत है। चलो, पहला, भारत की सूती वस्त्रों की नगरी किसे कहते हैं भैया। मुंबई को कहते हैं, ये बात 100% सही है। और पूछ ले राजस्थान की वस्त्र नगरी पूछ ले तो किसे कहते हैं, भीलवाड़ा को कहते हैं। चलो, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, कानपुर को कहते हैं। ये बात भी 100% राइट है। चलो, दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, लखनऊ को नहीं कहते हैं। किसे कहते हैं, कोयम्बटूर को कहते हैं। कोयम्बटूर को कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट। और भारत का बोटन अहमदाबाद गुजरात को कहते हैं। चलो, अगला क्वेश्चन। अगला सवाल हमारा क्या कहता है। अगला सवाल कहता है कि जो मोहिनी अट्टम नृत्य है वो किस राज्य में प्रचलित है। नृत्य का नाम है मोहिनी अट्टम नृत्य, किस राज्य के अंदर क्या है, प्रचलित है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, किस राज्य में है, केरल राज्य में है। किस राज्य में है, और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम है। चलो, अगला सवाल अगला सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा है। किसने कहा है, उस व्यक्ति का नाम है वैलेंटाइन चिरोल। वैलेंटाइन चिरोल। और महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा है। अर्धनंगा फकीर किसने कहा है, उस व्यक्ति का नाम याद रखना। वो रामायण होड़े करो सर, थोड़ा क्यों नहीं देखो है दरवाजा बंद क्यों नहीं देखो बंद, पंखो बंद, गर्मी मर जून में पंखा चालू रखो। पंखो चालू तो हालांकि डर हूं। तो थाड़ बंद बाड़ो नहीं, मार बंद कर, तू गर्मी में मर जू भाई। महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा है, ये चीज ध्यान रखनी है। विंस्टन चर्चिल। किसने कहा है, विंस्टन चर्चिल। चलो, तो हमारा सवाल का जवाब है वैलेंटाइन चिरोल। चलो, अगला सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, पीली क्रांति का संबंध किससे है। पीली क्रांति का संबंध किससे है, दलहन से, दुग्ध से। दुग्ध से कौन सी है, श्वेत क्रांति और श्वेत क्रांति। ठीक है। चलो, और अंडा लिख दो नीली, माफ करना अंडा नीली नहीं है। जो मांस है, मछली है, मछली की बात करें ना, मछली की नीली क्रांति है। और अंडा की गोल्डन। फिर तिलहन की बात करते हैं, वो क्या है, पीली क्रांति का संबंध किससे है, तिलहन से है। चलो, अगला सवाल, 5 नंबर निम्न में से कौन सा मेल सही नहीं है। क्वेश्चन को पूरा पढ़ना, निम्न का मेल सही नहीं है, वो चीज ध्यान रखना। रविशंकर एक सितार वादक है, ये बात 100% सही है। चलो, MF हुसैन तबला वादक नहीं है, ये क्या है, एक चित्रकार है, एक पेंटर है। क्या है, चित्रकार है। ये क्या है, चित्रकार है। RK नारायण एक उपन्यासकार है। और कैफी आजमी एक कवि है। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो हमारा राइट आंसर है। चलो, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, ज्ञानपीठ अवार्ड जीतने वाली पहली महिला कौन थी। ज्ञानपीठ अवार्ड जीतने वाली पहली महिला आशापूर्णा देवी है। और लिख दो शांति क्षेत्र में, और शांति क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, शांति क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार अगर कोई विजेता है, प्रथम महिला, तो उस महिला का नाम है मदर टेरेसा। चलो, महादेव वर्मा एक कवियत्री है। चलो,
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, जो खजुराहो का मंदिर है किराड़ू बाड़मेर में, जो मंदिर है वो किससे संबंधित है? ये जैन से, हिंदू से, दोनों से मिलाकर, यानी ऑप्शन नंबर डी है। 2 और 3 दोनों से राइट है। क्वेश्चन नंबर 9, नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत होती है ना वो किस वर्ष होती है? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 वर्ष में होती है, 1901 में होती है। चलो अगला सवाल, रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? रविशंकर का संबंध किससे है भैया? सितार से। किससे है? सितार वादक से है। अगला सवाल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? मैं गवर्नर जनरल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको लिखाना चाहता हूं। चलो पहली चीज, लॉर्ड माउंटबेटन है ना, इसका आंसर है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की बात करें, लिख दो स्वतंत्र भारत के, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करें, सेकंड राष्ट्रपति, सेकंड राष्ट्रपति, सेकंड राष्ट्रपति, प्रथम उपराष्ट्रपति, प्रथम उपराष्ट्रपति, प्रथम उपराष्ट्रपति। चलो अगला सवाल, अगला आगे और बात करते हैं। चलो बात करते हैं प्रथम वायसराय, प्रथम वायसराय व अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल प्लस 1857 की क्रांति के समय। तीनों चीजों का जो आंसर है ना वो एक ही है। आंसर क्या है? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। चलो एक अगला सवाल और लिख दो कि सती प्रथा को गैर कानूनी, सती प्रथा को प्रतिबंध, सती प्रथा को प्रतिबंध किसने किया है? लॉर्ड माउंटबेटन ने नहीं किया है, विलियम बेंटिंक ने किया है। किसने किया है? विलियम बेंटिंक ने किया है। किसके समय किया है? राजा राम मोहन राय के समय। किसके समय? राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। ठीक है। चलो अगला सवाल, अगला क्वेश्चन कहता है कि जो कांग्रेसियों गीत है सुना होगा, मारो छेल बंवरो कांग्रेसियों पणिहारियां ले गई। ये जो लोकगीत है ये कहाँ का है? राजस्थान का है, राजस्थान का है। और गुजरात की बात करें, गुजरात का कौन सा है? गरबा है, गरबा है, डांडिया है, गरबा है और डांडिया है। और बात करें भांगड़ा, भांगड़ा, भांगड़ा कहाँ का है भैया? पंजाब का, भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का। अगला क्वेश्चन है जो संप्रीति युद्ध अभ्यास है, संप्रीति युद्ध अभ्यास है और किन देशों के मध्य है? किन देशों के मध्य? भारत श्रीलंका की बात करें, मैत्री, मैत्री युद्ध अभ्यास है। और भारत और अमेरिका की बात करें, भारत और अमेरिका की बात करें, जितने भी युद्ध संबंधी मामले है ना, युद्धों के अंदर एक बहुत जोशीले नाम है ना, वो भारत और अमेरिका के मध्य है। चलो भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन से हैं? संप्रीति युद्ध अभ्यास। और वरुण की बात करें ना, लिख सकते हो वरुण, भारत व फ्रांस, वरुण, वरुण युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास है भारत प्लस फ्रांस, भारत प्लस फ्रांस। अगला सवाल है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल व प्रथम वायसराय कौन था? मैं लिखा चुका हूं, लॉर्ड कैनिंग, 1857 की क्रांति के समय था। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, कजरी किस राज्य का लोक नृत्य है? कजरी किस राज्य का लोक नृत्य है? ये चीज ध्यान रखनी है। कजरी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कजरी आंध्र प्रदेश की जगह आप लिख दो उत्तर प्रदेश। कजरी कहाँ का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कजरी है।
ठीक है साथियों, तो ये थे हमारे जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आगे आपको साइंस, मैथ एंड रीजनिंग आपको हमारे सर करवाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, नाविक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? नाविक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ई। नाविक रोग या इसी नाविक रोग को कहा जाता है स्कर्वी। नाविक रोग को अन्य स्कर्वी रोग के नाम से जाना जाता है। तो स्कर्वी या नाविक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से पूछे तो रतौंधी रोग, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग। विटामिन बी की मैं बात करूं, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग। विटामिन ई की मैं बात करूं तो विटामिन ई से बंध्यता या नपुंसकता, बंध्यता या नपुंसकता रोग कौन सा किससे होता है? तो विटामिन ई से होता है। और नाविक रोग विटामिन सी की कमी से होता है। नाविक रोग जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? ओटो हॉर्न, एडिसन, रदरफोर्ड या अल्फ्रेड नोबेल। ओटो हॉर्न की मैं बात करूं तो ओटो हॉर्न ने परमाणु बम की खोज की। परमाणु बम के खोजकर्ता कौन है? परमाणु बम के खोजकर्ता यदि पूछे तो ओटो हॉर्न है। परमाणु बम के खोजकर्ता ओटो हॉर्न है। रदरफोर्ड की मैं बात करूं तो रदरफोर्ड ने परमाणु की नाभिक की खोज की। परमाणु के नाभिक के खोजकर्ता कौन है? परमाणु के नाभिक के खोजकर्ता कौन है? तो रदरफोर्ड है। एडिसन की मैं बात करूं तो विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब के खोजकर्ता कौन है? विद्युत बल्ब के आविष्कारक कौन है? तो एडिसन है। और डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल है। कौन है? अल्फ्रेड नोबेल। यदि डायनेमो पूछे, क्या डायनेमो के यदि पूछे, डायनेमो के कौन है? तो फैराडे है। डायनेमो जो एक विद्युत उपकरण है उसके आविष्कारक यदि पूछे तो फैराडे हैं। डायनामाइट एक प्रकार का विस्फोटक पदार्थ है। डायनामाइट एक प्रकार का क्या है? डायनामाइट एक प्रकार का विस्फोटक पदार्थ है और इसके खोजकर्ता अल्फ्रेड नोबेल है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस है। गैस वेल्डिंग के अंदर कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? मीथेन, एसिटिलीन, एथेन या एथीन। तो गैस वेल्डिंग के अंदर उपयोग में ली जाने वाली गैस कौन सी है? तो गैस वेल्डिंग में उपयोग में ली जाने वाली गैस एसिटिलीन है। कौन सी है? एसिटिलीन। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सूर्य को उसकी ऊर्जा कैसे मिलती है? सूर्य को उसकी ऊर्जा किस विधि के माध्यम से प्राप्त होती है, यही पूछना चाह रहा है। सूर्य को उसकी ऊर्जा कैसे मिलती है? गुरुत्वाकर्षणीय दबाव से, परमाणु विखंडन से, परमाणु संलयन से या विद्युत धाराओं से। तो सूर्य की जो ऊर्जा है, सूर्य की ऊर्जा परमाणु संलयन पर आधारित है। सूर्य की ऊर्जा किस पर आधारित है? परमाणु संलयन पर आधारित है। और यदि यानी परमाणु संलयन पर, जैसे ये सौर ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा परमाणु संलयन पर आधारित है। इसके अलावा हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? हाइड्रोजन बम भी परमाणु या नाभिकीय संलयन पर आधारित है। नाभिकीय विखंडन की मैं बात करूं तो परमाणु बम और परमाणु भट्टी, परमाणु बम और परमाणु भट्टी किस पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। जबकि सूर्य की ऊर्जा और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु जनित रोगों की ट्रिक मैं आपके सामने लिखता हूं। जीवाणु जनित रोगों की ट्रिक है पंडित का टिक। वैसे ये रोगों से संबंधित वीडियो मैंने इसी यूट्यूब चैनल पर सभी रोगों से संबंधित करवा रखा है। पंडित का टिक, न्यू है बेटी रिया, न्यू है बेटी रिया। ये जो ट्रिक है ये जीवाणु जनित रोगों से संबंधित है। पंडित से हो गया प्लेग, प से हो गया प्लेग, डी से हो गया डिप्थीरिया, त से हो गया तपेदिक जिसको टीबी कहते हैं, का से हो गया कालाजार,
टी से हो गया टिटनेस, टिटनेस प्लस टाइफाइड, टिटनेस और टाइफाइड। क से हो गया कुष्ठ रोग, न्यू से हो गया निमोनिया, और ए से हो गया हैजा। ये जो बीमारियां हैं ये जीवाणु जनित रोग है। अपना क्वेश्चन है कि जीवाणु जनित रोग, तो बिल्कुल हैजा है, तपेदिक टीबी है, टिटेनस है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर रहेगा। विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर, ओम, वोल्ट, कूलाम। विद्युत धारा की इकाई क्या है? वोल्ट की मैं बात करूं विभवांतर, वोल्ट की मैं बात करूं तो वोल्ट विभवांतर की इकाई है। ओम की मैं बात करूं तो ओम प्रतिरोध की इकाई है। ओम किसकी इकाई है? ओम प्रतिरोध की इकाई है। कूलाम की मैं बात करूं तो आवेश कूलाम की इकाई है। आवेश कूलाम की इकाई है। जबकि विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। क्या है? एम्पियर है। पारसेक किसका मात्रक है? पारसेक किसका मात्रक है? समय, दूरी, प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। पारसेक किसका मात्रक है? तो पारसेक दूरी का मात्रक है। पारसेक किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है, और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक यदि पूछे ना, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, तो ये पारसेक है। और इसके अलावा यदि पूछे प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष भी किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण रक्त स्कंदन के समय में कमी आती है? यानी रक्त स्कंदन का मतलब होता है रक्त का थक्का बनना। रक्त का थक्का बनना, रक्त का थक्का बनना रक्त स्कंदन कहलाता है। किसकी कमी के कारण रक्त थक्का बनने में कमी आ जाती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के। विटामिन ए से रतौदी या जीरोथैलेम्पिया रोग, विटामिन बी से बेरी, विटामिन डी से रिकेट्स, और विटामिन के, जो विटामिन के है वो रक्त का थक्का बढ़ाने में क्या है? सहायक है। शहद के लिए मधुमक्खियों के पालन को क्या कहते हैं? यानी मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? पीसी कल्चर, वर्मी कल्चर, एपी कल्चर, वीटी कल्चर। वीटी कल्चर की मैं बात करूं तो अंगूर की खेती। वीटी कल्चर क्या है? वीटी कल्चर अंगूर की खेती है। वीटी कल्चर क्या है? वीटी कल्चर अंगूर की खेती है। अंगूर की खेती को वीटी कल्चर कहते हैं। वर्मी कल्चर क्या है? वर्मी कल्चर केचुआ पालन। वर्मी कल्चर क्या है? वर्मी कल्चर केचुआ पालन। केचुआ पालन वर्मी कल्चर है। और पीसी कल्चर की बात करूं तो मछली पालन। पीसी कल्चर क्या है? तो पीसी कल्चर मछली पालन है। जबकि मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन एपी कल्चर कहलाता है। बड़े इंपॉर्टेंट है सारे। इसके अलावा यदि पूछे रेशम कीट पालन, क्या पूछे? रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? रेशम कीट पालन, तो रेशम कीट पालन सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? रेशम कीट पालन सेरीकल्चर कहलाता है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत अपघटक के नियमों को किसने प्रस्तुत किया? विद्युत अपघटक के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? खेल, डाल्टन, केपलर, फैराडे। ये खेल नहीं था, सनहेल। यानी सनहेल, डाल्टन, फैराडे या फिर केपलर, किसने किया? डाल्टन की मैं बात करूं तो डाल्टन परमाणु सिद्धांत किसने दिया? यदि पूछे परमाणु सिद्धांत किसने दिया तो परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने दिया। केपलर की बात करूं तो ग्रहों की गति का नियम, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? तो वो दिया केपलर ने। और विद्युत अपघटन का सिद्धांत किसने दिया?
विद्युत अपघटन का सिद्धांत दिया? फैराडे ने। किसने दिया? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है फैराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रेफ्रिजरेटर में शीतलन किस प्रकार होता है? यानी रेफ्रिजरेटर के अंदर जो ठंडक मिलती है, कोई भी वस्तु ठंडी होती है, वो कैसे होती है, किस कारण होती है? फ्रीज में जमा हुई बर्फ के द्वारा, संपीड़ित गैस के सहसा प्रसार द्वारा, वाष्प दरों के वाष्पन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन का कारण क्या है? रेफ्रिजरेटर में शीतलन का कारण है जो फ्रीऑन गैस होती है, रेफ्रिजरेटर के अंदर CFC भरी जाती है, जिसको फ्रीऑन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो फ्रीऑन संपीड़ित गैस होती है, अंदर फ्रीऑन जो गैस होती है, उसका धीरे धीरे जो रिसाव होता है, उस रिसाव के कारण रेफ्रिजरेटर के अंदर कोई भी वस्तु शीतल होती है, ठंडी होती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, घरों में विद्युत परिपथ का स्वरूप होता है। घरों में विद्युत परिपथ कैसे होता है? श्रेणी का, पार्श्व क्रम का, मिश्रित का, इनमें से कोई नहीं। पार्श्व क्रम कोई कहते हैं समानांतर क्रम, पार्श्व क्रम कोई कहते हैं क्या? समानांतर क्रम। तो घरों के अंदर विद्युत परिपथ किस क्रम में होता है? घरों में विद्युत परिपथ पार्श्व क्रम में होता है। श्रेणी क्रम की मैं बात करूं तो जैसे सड़क की लाइटें जो होती है वो श्रेणी क्रम में होती है। इसके अलावा जो अमीटर लगा हुआ होता है, अमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में लगता है। इसके अलावा जो डेकोरेशन की लाइटें लगती है, डेकोरेशन की जो लाइटें लगती है, लड़ी लाइटें, वो सारी की सारी श्रेणी क्रम में लगती है। जबकि घरेलू परिपथ तथा वोल्ट मीटर यदि पूछे तो वो पार्श्व क्रम या समानांतर क्रम के अंदर लगता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल की खोज किसने की? कोपरनिकस, मार्कोनी, गैलीलियो, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट की मैं बात करूं तो आर्यभट्ट शून्य के प्रतिपादक, यानी शून्य की खोज किसने की? शून्य के प्रतिपादक कौन है? शून्य के प्रतिपादक आर्यभट्ट है। सर्वप्रथम पृथ्वी गोल है, ये किसने बताया? सर्वप्रथम पृथ्वी गोल है, ये आर्यभट्ट ने बताया। पृथ्वी गोल है, ये सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने बताया। मार्कोनी की मैं बात करूं तो मार्कोनी रेडियो के आविष्कारक है। रेडियो के आविष्कारक कौन है? रेडियो के आविष्कारक मार्कोनी है। और गैलीलियो की मैं बात करूं तो सूक्ष्मदर्शी के आविष्कारक, सूक्ष्मदर्शी के आविष्कारक कौन है? सूक्ष्मदर्शी के आविष्कारक कौन है? सूक्ष्मदर्शी के आविष्कारक गैलीलियो है। और सौर मंडल की खोज किसने की? सौर मंडल की खोज कोपरनिकस ने की। सौर मंडल की खोज किसने की? सौर मंडल की खोज कोपरनिकस ने की। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के नेत्र की रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। यानी सीधी सी बात है, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। और मानव की आंख उत्तल लेंस की भांति काम करती है। किस लेंस की भांति काम करती है? मानव की आंख उत्तल लेंस की भांति काम करती है। तो उत्तल लेंस के अंदर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक एवं उल्टा, काल्पनिक एवं सीधा, वास्तविक एवं सीधा, वास्तविक एवं उल्टा। तो वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। काल्पनिक और सीधे की बात करें तो अवतल लेंस, अवतल लेंस में कैसा बनता है? अवतल लेंस में काल्पनिक एवं सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहराई दिखाई देने का कारण है। पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश का ऋजु रेखीय संचरण, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या अपवर्तन। पानी की टंकी को ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देना अपवर्तन है। क्या है? ऊपर से देखने पर कम गहराई दिखाई देना प्रकाश का अपवर्तन पर आधारित है। चलिएगा, ये थे अपने सामने साइंस के क्वेश्चन। अब अपन बात करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अपने सामने आ चुके हैं। सारे क्वेश्चन बड़े लिजेंट और बड़े छांटे हुए क्वेश्चन हैं, महत्वपूर्ण हैं। एक एक चीज को पढ़िएगा, बड़ी लगन के साथ पढ़िएगा। मैथ और रीजनिंग जब भी हल करवाते हैं तो पेन को भी साथ में लेके बैठिएगा। अधिक से अधिक हल करने का प्रयास कीजिएगा और जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो क्वेश्चन है 7 × 7 का, यानी ये कह रहा है कि 7 × 7 का 3/3 -14 × x = 7 है।
तो x का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले वी बोर्ड मास, इसके अंदर वी बोर्ड मास का नियम फॉलो हो रहा है। वी बोर्ड मास के नियम के अनुसार सबसे पहले का होगा तो 7 इंटू 7 3 कितने हो गए 21 भाग 3 माइनस 14 इंटू एक्स बराबर 7। अब भाग होगा तो 7 इंटू 3 का भाग दिया 7 बार माइनस 14 इंटू एक्स बराबर 7। 49 माइनस 14 एक्स बराबर 7 माइनस 14 एक्स माइनस 14 एक्स बराबर 7 और 49 इधर आके माइनस आ गए तो माइनस का माइनस 14 एक्स बराबर माइनस का 42 एक्स बराबर माइनस 42 बट्टे माइनस 14। माइनस से माइनस कैंसिल, 42 के अंदर 14 का भाग कितनी बार चला गया 3 बार। कितनी बार चला गया यानी x का मान कितना आया x का मान 3 आया। तो ऑप्शन है 0 1 2 और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक व्यापारी अपने सामान पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। यदि वो अंकित मूल्य पर 4% कमीशन दे, छूट दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। माना 100 रुपए की वस्तु थी, 25% बढ़ाकर अंकित करता है यानी 125 अंकित करता है, फिर 4% की छूट देता है अर्थात उस वस्तु को वो 96 रुपए में बेचने का प्रयास करता है। 100 से 100 क्या हो गए कैंसिल, 5 का भाग 25 का भाग 5 बार और कितनी बार चला गया 4 बार, और 4 का भाग इसमें दोगे तो कितनी बार चला गया 24 बार। 24 इंटू 5 करोगे तो 120। 100 रुपए की वस्तु 120 में बेची जा रही है यानी 20% का क्या हो रहा है 20% का लाभ हो रहा है। कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है 20% का लाभ हो रहा है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 संख्याओं का औसत 18 है, प्रथम 12 संख्याओं का औसत 14 तथा अंतिम 12 संख्याओं का औसत 17 हो तो 13वीं संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कुल संख्याएं तो 25 है, 25 संख्याओं का औसत 18 है यानी 25 इंटू 18 जब करेंगे तो टोटल योग आ जाएगा। 25 इंटू 18 करोगे तो कितना आ जाएगा, तो देखिएगा कर लीजिएगा। 18 पॉइंट कितने हो गए 90, हाँ चिल गई 9, 18 2 36, 18 2 36, 36 और 9 यानी 450, टोटल योग 450। अब प्रथम 12 संख्याओं का औसत यानी 12 इंटू कितने हो गए 12 इंटू कितने हो गए 14, 12 इंटू 14 करोगे 12 12 44 और यानी 168, कितना हो गया 168, और 12 इंटू 17, 12 इंटू जब 17 करोगे तो क्या आ जाएगा 17 2 34, आंची लगी 3, 17 और 3 यानी 17 और 3 करोगे तो 204, कितना हो जाएगा 204। इन दोनों को जब जोड़ोगे 8 और 4 12, 6 1 कितने हो गए 7 और 3 यानी 372 यानी 24 संख्याओं का जो योग है प्रथम और अंतिम 12 संख्या। तो अब देखिए 450 25 संख्याओं का योग है और 24 संख्याओं का योग 372 है, तो 450 में से 372 को कैंसिल कर दीजिएगा तो कितना आएगा जब कैंसिल करोगे तो देखिएगा 8, 14 में से 7 गए से 7 और 0 यानी 78। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा 78 रहेगा। चलिएगा दो पाइप एक टैंक को 20 मिनट तथा 30 मिनट में भरते हैं, दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। तो देखिए ए और बी दो पाइप, एक 20 मिनट में और एक 30 मिनट में भर रहा है। 20 और 30 का एलसीएम कितना आया 60, 20 का भाग 3 बार और 30 का भाग कितनी बार चला गया 2 बार। जब दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कुल 60, दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 3 + 2 यानी 60/5 बराबर 12 मिनट। कितने मिनट में भर जाएगी तो 12 मिनट के अंदर भर जाएगी, 12 मिनट में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, घन का कुल सतह क्षेत्र 150 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। यानी घन का कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a² यानी 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो 6a² बराबर कितना है 150, तो a² बराबर 150 बटे 6 करोगे तो a² बराबर 25 और a का मान कितना आ जाएगा √25 अर्थात 5। यानी भुजा कितना सेंटीमीटर आ जाएगी, भुजा 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब अपन को निकालना आयतन, तो आयतन होता है a क्यूब यानी 5 का क्यूब निकालोगे तो 125 सेंटीमीटर क्यूब, 125 सेंटीमीटर क्यूब इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, एकदम राइट आंसर रहेगा 125 सेंटीमीटर क्यूब। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है तो 3 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। यानी देखो 1 घंटे के अंदर यानी 36 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है तो 1 मिनट में कितनी तय करेगी, 36 बटे 60, 36 बटे कितनी करेगी 60 करेगी। अच्छा मीटर कह रहा है तो मान लीजिए 3600 मीटर की दूरी 1 घंटे यानी जब 60 का भाग दिया तो 1 मिनट, अब 3 मिनट में कह रहा है तो इंटू क्या कर देंगे 3, 0 से 0 कैंसिल, इसका भाग दोगे तो 60, 60 इंटू 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, यानी 36 किलोमीटर की बात हो रही है तो 36,000 मीटर है, यानी 600 इंटू 3 करोगे तो 1800 मीटर। 3 मिनट के अंदर कितनी दूरी तय करेगी, 3 मिनट में 1800 मीटर की दूरी तय करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई, एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई 20% एवं 30% बढ़ाया जाता है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी आयत, वृत्त कभी त्रिज्या को बढ़ाया जाता है, कभी एक भुजा को जैसे लंबाई को बढ़ा दे, चौड़ाई को घटा दे, चौड़ाई को बढ़ा दे, लंबाई को घटा दे, कुछ भी किया जा सकता है। तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ता है, या फिर पूछ ले परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए यानी मैंने लिखा तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तब सामने क्या आता है क्षेत्रफल आता है। तो मान लीजिएगा पहले मान लीजिएगा 100% लंबाई और 100% चौड़ाई थी, फिर 20% लंबाई बढ़ाई और 30% चौड़ाई बढ़ाई। तो देखिए 0 से 0, 0 से 0, माना पहले क्षेत्रफल 100 था, 12 इंटू अब 13 करोगे तो 144 और 156। यानी देखिएगा पहले यदि क्षेत्रफल 100 आ रहा था तो अब 56 आ रहा है, यानी 100 पे कितने की वृद्धि हुई है, 56 की, यानी 56% की वृद्धि होगी। कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो 56% की वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन यूं कह रहा है कि किसी धातु में निकेल और लोहे का अनुपात 8:2 है, तो धातु में लोहे का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। यानी 8:2 है, तो देखिए टोटल अनुपात कितना है 10, लोहे का कह रहा है तो 10 में से लोहा कितना है 2, तो परसेंटेज निकालना है तो किससे गुणा कर देंगे 100 से, ये इससे कैंसिल हो गया 10 बार, 10 इंटू 2 किया तो कितना आ गया 20%। कितना प्रतिशत आ गया, तो लोहे की मात्रा इस मिश्रण के अंदर कितना परसेंटेज है, तो लोहे की मात्रा इस मिश्रण के अंदर 20% है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा गजब का आपके सामने है, एक धनराशि को A अनुपात B, A, B, C तथा D में क्रमशः, यानी एक धनराशि को 4 व्यक्ति है जिनका नाम है A, B, C, D, क्या है A, B, C और D, इनके अंदर इन राशियों का बंटवारा 3:4:9:10 के अनुपात में किया गया है। यदि ये कह रहा है यदि C का हिस्सा B के हिस्से से 2580 रुपए अधिक है,
सी का हिस्सा बी से कितना अधिक है? यूनिट में तो 5 यूनिट अधिक है, जबकि ये कितना कह रहा है? 2580, यानी 5 यूनिट का मान कितना है? 2580 है। अब कह रहा है ए और डी का टोटल हिस्सा कितना होगा? तो देखिए ए प्लस डी करोगे, ए का हिस्सा 3 है और डी का हिस्सा 10 है, तो 13 का मान कितना होगा? तो 2580 बट्टे 5 इंटू में क्या आ गया? 13 इंटू 13। आप सॉल्व कीजिएगा। 2500 यानी भाग दोगे आप 2580 के अंदर जब भाग दीजिएगा तो 25 के अंदर गया 5 बार, 8 के अंदर गया 1 बार, शेष बचा 3, तो 3 के अंदर 30 के अंदर चला गया कितनी बार? 6 बार। यानी 516 इंटू 13 करोगे, 516 इंटू 13 करोगे तो कितना आ जाएगा? 13 छक्का कितने आ गए? 78, 13 छक्का 78, फिर 13 इंटू 1 13, 13 और 7 कितने हो गए? 20, हासिल गई 2, 13 पॉइंट 65, 65 और 2 कितने हो गए? 67, यानी 6708। 6708 इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थैली में 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के हैं जो क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में है। यदि थैली में कुल 216, यदि इस थैली में कुल 216 रुपए है तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए, इसके अंदर है। अब अनुपात दे रखा है क्या? सिक्कों का अनुपात। सिक्कों का अनुपात दे रखा है क्या? 4:5:6। तो अपन क्या निकाल लेंगे? अपन पहले मूल्य निकाल लेंगे। 5-5 रुपए के 4 सिक्के, 5-5 रुपए के 4 सिक्के यानी 20, 2-2 रुपए के 5 सिक्के यानी 10 और 1-1 रुपए के 6 सिक्के यानी कुल मूल्य कितना? 6। जोड़ोगे तो 30 से 36, यूनिट में कितना मूल्य हो गया? 36। तो टोटल दे रखा है 216, 216 किसके बराबर? 36 इंटू 5 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है जो यूनिट किसके बराबर है? 4 के बराबर। 4 का भाग 36 में दोगे तो 9 बार, 9 का भाग 216 के अंदर दीजिएगा तो 9 एकम 9, 9 दूनी कितने आ गए? 18, 9 दूनी 18, शेष बचे 3, 36, 36 में चला गया 4 बार यानी 24। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 24 है। कितनी है? 24 है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता की उम्र का और उनकी 2 पुत्रियों की उम्र के योग के बीच का भेद 6 है, तो 2 पुत्रियों की औसत उम्र यदि 42 है तो माता की उम्र क्या होगी? यानी पुत्रियों की औसत उम्र 22 है तो 2 पुत्रियां हैं, 2 इंटू 22 करेंगे तो पुत्रियों की टोटल आयु कितनी हो जाएगी? पुत्रियों की जो टोटल आयु होगी, पुत्रियों की टोटल आयु 44 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 44 हो जाएगी। अब माता की उम्र का उनकी पुत्रों की आयु के योग के बीच का भेद 6 है। या तो माँ 6 वर्ष बड़ी है, 6 वर्ष बड़ी है तो माता 50 वर्ष की है, या इनसे 6 वर्ष छोटी है। जब 44 में से 6 माइनस हो जाएगा तो 38, 38 और 50 दोनों में से जो ऑप्शन में है वो राइट है, तो कितनी हो जाएगी? तो डी ऑप्शन 50 इसका एकदम राइट आंसर होगा। एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर और इसका विकीर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर, ये आयत, एक आयत की लंबाई कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर है तथा इसका विकीर्ण 10 सेंटीमीटर है। तो आयत का क्या ज्ञात कीजिए? परिमाप। आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है? आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अपने पास लंबाई तो है लेकिन चौड़ाई नहीं है, तो ये देखिए ये बन गया क्या? समकोण त्रिभुज। ये पाइथागोरस प्रमेय यानी कर्ण स्क्वायर, ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार और ये लंब। लंब निकालना है तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? लंब का स्क्वायर आ जाएगा। 100 में से 66 गए, 36 बराबर एल स्क्वायर, एल का मान निकालोगे √36 अर्थात 6, यानी ये चौड़ाई जो कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। तो देखिएगा 2 लंबाई कितनी? 8 + 6
तो 2 8 अंश कितने हो गए 14, 2 इंटू 14 करोगे 28 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 28 सेंटीमीटर। कितना रहेगा 28 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पांच मेजों और 7 कुर्सियों का मूल्य 3350 रुपए है। यदि 4 मेजों और 3 कुर्सियों का मूल्य 900 रुपए है तो एक कुर्सी का मूल्य ज्ञात कीजिए। माना एक कुर्सी का मूल्य x और एक मेज का मूल्य मान लीजिएगा y है। तो यानी जो भी मानो मेज पहले दे रखे हैं तो चलो मेज का x जो भी लिखो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी एक कुर्सी का मूल्य कितना है, एक कुर्सी का मूल्य x रुपए मान लिया और एक मेज का मूल्य मैंने y रुपए मान लिया। चलिएगा, तो 7 कुर्सियां मैं पहले लिख देता हूं, तो 7x प्लस 5y बराबर 3350। और अगला क्या कह रहा है, 3 कुर्सियां प्लस 4 मेज बराबर 1900 रुपए है। तो एक कुर्सी का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो अपन को ज्ञात करना है, यह समीकरण नंबर 1 और यह समीकरण नंबर क्या हो गया, यह समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिए समान कीजिएगा किसी एक को, या तो इसको कीजिएगा या इसको। यानी अब क्या करते हैं, मैं समीकरण नंबर 1 को, यानी यहां पर भी 20 करूं, यहां पर भी 20 करूं, समीकरण नंबर 1 को मैं 4 से गुणा करता हूं तथा समीकरण नंबर 2 को मैं 5 से गुणा करता हूं, तब बराबर होंगे। तो 4 से किया तो कितने हो गए 728x प्लस 20y बराबर 4 से करोगे तो 0, 4 पंजे ये 0, 4 पंजे 20, हासिल गई 2, 4 3 12, 2 कितने हो गए 12, 2 14, 4 3 12, 1 13, 13,400। इसको मैं 5 से गुणा करूंगा तो 15x प्लस 5 3 20 यानी 20y बराबर 0 0, 9 पंजे कितने हो गए 9 पंजे 45, हासिल गई 4, 9 यानी 95 यानी 95 से। अब देखिएगा समीकरण 1 में से 2 माइनस करते हैं तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, 15 28 में से 15 गया तो शेष कितने बच गए 13। 13x बराबर इसको माइनस करिए 0 0, 14 में से 5 गया तो शेष बच गया कितना 9 और 12 में से 9 गया तो शेष 3, 3900। x बराबर 3900 बट्टा 13, 3900 के अंदर जब 13 का भाग देंगे तो x का मान कितना आ गया 300। x का मान कितना आ गया 300, जो एक कुर्सी का मूल्य है, जो एक कुर्सी का मूल्य है। तो एक कुर्सी का मूल्य कितना होगा, एक कुर्सी का मूल्य 300 रुपये होगा। कितना होगा एक कुर्सी का मूल्य, एक कुर्सी का मूल्य 300 रुपये होगा। चलिएगा, ये थे आपके सामने मैथ और साइंस के क्वेश्चन। आगे आपको रीजनिंग के क्वेश्चन सर करवाएंगे। नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हो सब लोग। आशा करता हूँ बहुत मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। आगामी भर्ती 2024-22 अप्रैल को लेकर संपूर्ण एग्जाम सिटी और एग्जाम पारियों का शेड्यूल जारी कर दिया होगा और आप भी अपनी तैयारियों में बहुत मस्त होंगे और लगन से तैयारी कर रहे होंगे। आपको एडवांस बधाई और 1-2 दिन में आपके एडमिट कार्ड भी आपके सामने आ जाएंगे और सेंटर नेम भी सामने आ जाएंगे। चलो, रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है कि नीलम एक निश्चित बिंदु से 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है। ये निश्चित बिंदु है, यह निश्चित बिंदु है, ठीक है। और नीलम 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है, 12 किलोमीटर, ठीक। फिर वहां से 9 किलोमीटर दक्षिण की ओर आ जाती है। यहाँ से नीलम वापस दक्षिण की ओर कितने किलोमीटर आ जाती है 9 किलोमीटर, यानी 12 में से 9 चले गए, पीछे कितने बच गए 3 किलोमीटर। अभी तक निश्चित दूरी से 3 किलोमीटर के ऊपर तो वो दूरी पर है, लेकिन वो उस जगह से पश्चिम की ओर जाती है, कितनी पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर जाती है। यदि आधे से ज्यादा होती थी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में सम्मिलित हो जाती, लेकिन वो अब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में, सीधी सी बात है, वो दक्षिण और पश्चिम दोनों के मध्य है, तो दक्षिण पश्चिम के मध्य है और 3 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कूट भाषा में RAID को 5126 तथा NEAR नियर को
7 3 1 5 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में DINE को किस प्रकार लिखा जाएगा। सीधी सी बात है, आर का क्रम 18 है लेकिन इन्होंने 5 लिखा है, ए का क्रम 1 है 1 लिखा है, आई का क्रम 9 है लेकिन इन्होंने 2 लिखा है, डी का क्रम 4 है लेकिन इन्होंने 6 लिखा है। वैसे वैसे एन का क्रम 14 है लेकिन इन्होंने 7 लिखा है, ई का क्रम 5 है लेकिन 3 लिखा है, ए का क्रम 1 है 1 लिखा है, और आर का क्रम 18 है लेकिन 5 लिखा है। यानी इस सिर्फ अक्षर को जो दे रखे हैं, जो अर्थ दे रखे हैं, उनका एक फिक्स जो क्रमवार नहीं लिखा है, इन्होंने एक सुमेलित किया है। तो अपन भी इन्होंने यहाँ सबसे पहले डी लिखा है और डी में इन्होंने लिख रखा है 6, डी को 6 माना है। फिर अगला वर्ण आता आई, आई को इन्होंने आई हालांकि 9 पे आता लेकिन इन्होंने 2 पे माना है, 6 के बाद 2, और फिर एन 14 पे आता है लेकिन इन्होंने 7 पे माना है, लिख देते हैं 7। फिर है ई हालांकि 5 पे आता है लेकिन इन्होंने 3 माना है। जिस ऑप्शन में 62 73 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, ये एक स्त्री है, ठीक है, और ये पुरुष। इस पुरुष ने स्त्री का परिचय देते हुए कहा उसके पिता, किसके, स्त्री के पिता, स्त्री के पिता का एकमात्र पुत्र मेरा पिता है। इस स्त्री के पिता का एकमात्र जो पुत्र है, ठीक है, वो मेरा पिता है। किसका, मेरा पिता है। तो ये पुरुष और ये स्त्री आपस में बहन भाई हो गए, और पुरुष उस स्त्री से कैसे संबंधित है, इस पुरुष का नहीं पूछा है, इसका पूछा है। तो सीधी सी बात है, इसके ये बुआ हो गई, लेकिन स्त्री का इस प्रकार किस प्रकार संबंधित है, बुआ के लिए भतीजा हो गया ये पुरुष। इस क्वेश्चन का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है BCA, बी को इन्होंने 2 पे, ठीक है, 2 का क्रम, सी का क्रम 3 है, ई का क्रम 5, ठीक है, 2 3 5, ठीक। अगला क्रम क्या बैठ रहा है, आई 9 पे है, ठीक है, जे 10 पे है, एल 12। यानी इस क्रम में फर्स्ट 2 अक्षर लगातार उठाए, फर्स्ट 2 लगातार उठाए, फिर 2 का गैप है, फिर 2 का गैप। चलो इस जगह को एक बार छोड़ देते हैं, अगला वापस और देख लेते हैं। W 23 पे आता है, X 24 पे आता है, और Z 26 पे आता है। वो का वो लगातार उठाया, फिर 2 का गैप। तो कुल मिला के अक्षर तो 3 आने वाला है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 तो पहले सीधे कर जाते हैं, जिस ऑप्शन में 3 दिख रहा है। लेकिन ये सही होगा नहीं होगा, देख तो M कितने पे आते हैं, 13 पे, N 14 पे, और फी 16 पे। 2 लगातार उठे, 1 का गैप है, फिर 2 का गैप है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हॉस्पिटल को 8 6 5 7 9 4 3 2 लिखा जाए तो POST पोस्टल को क्या लिखा जाएगा। सीधी सी बात है, H 8 माना है, O 6 माना है, H 5 माना है, P 7 माना है। वैसे ये सारे एक सुमेलित कर रखे हैं, तो P इन्होंने क्या माना है, P को इन्होंने माना है 7 पे, ठीक है। फिर O को इन्होंने माना है 6, ठीक है। फिर आगे दे रखा है H इन्होंने 5 माना है, ठीक है, 5 लिख देते हैं। और फिर आगे दे रखा है T इन्होंने माना है 4 पे, ठीक है। और फिर A इन्होंने 1 पे ही माना है, 1 लिख देते हैं। और फिर L इन्होंने 8 पे माना है, ठीक है, यहां भी माना है, तो L 8 लिख देते हैं। जिस ऑप्शन में 76 56 18 दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट होगा। ये थे रीजनिंग के 5 के 5 क्वेश्चन। आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिए और अपने टारगेट पर बने रहिए। आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। अच्छे से पेपर पास कर दीजिए और इस वर्दी की ओर अग्रसर होइए। वंदे मातरम।